Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Today, we are going to discuss paper code BPCG 176 Psychology of Gender. जो भी बच्चे दिसंबर 2025 का पेपर देने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा अपडेट जो है वो मिलते रहे। सो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द जेंडर स्टीरियोटाइप्स? जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, हमें ये बताना है। एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच। और हमें वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं इसके वो भी डिस्कस करना है। Gender stereotypes are fixed and generalized by beliefs about how men and women are supposed to behave, what qualities they should have, and what roles they should play in society. तो stereotype का मतलब ये होता है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी रूढ़िवादी सोच, मतलब कि आप किन चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि औरतों को सिर्फ घरेलू काम तक ही सीमित रहना चाहिए, उनको सिर्फ अपने घर के काम संभालने चाहिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, और आदमियों का मेल का काम है बाहर जाकर काम करना, बाहर जाकर जॉब करना। तो ये सोच अगर कोई सोच रहा है वो भी आज के ज़माने में, तो वो क्या है, वो स्टीरियोटाइप है, क्योंकि वो पुरानी विचारधारा को रखता है। दीज बिलीव्स आर लर्न फ्रॉम फैमिली, स्कूल्स, मीडिया, रिलीजन एंड कल्चर। तो ये सारी सोच उनको कहाँ से मिली होगी? या तो अपनी फैमिली से सीखे होंगे, स्कूल से, मीडिया हो सकता है, रिलीजन या फिर कल्चर से। Stereotype often oversimply people and ignore individual differences. For example, the idea that boys are strong, girls are emotional. ये भी एक stereotype है। अगर आप ये सोचते हैं कि boys always strong रहते हैं और girls तो बहुत ही emotionally fool या फिर बहुत weak होती है, तो ये भी एक stereotype का example है। Gender stereotype can limit people's opportunity, affect their self-confidence and क्रिएट इनइक्वालिटी। तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो है वो इसके वजह से इंक्रीज़ होता है, स्टीरियोटाइप की वजह से। और बहुत से लोग जो है अपॉर्चुनिटी से वो अपॉर्चुनिटी जो उनको चाहिए, जो गेन करना चाहिए, उससे वो पीछे रह जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, इसकी कंपोनेंट्स को हम पढ़ेंगे। तो इसका पहला कंपोनेंट है फिजिकल कंपोनेंट। तो फिजिकल कंपोनेंट क्या कहता है? दिस कंपोनेंट फोकस ऑन द फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल ट्रेट। तो आपकी फिजिकल, आपका बॉडी, इस बॉडी के शेप को दिखाता है, ठीक है, कि आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आप बायोलॉजिकल आप कैसे हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें हम समझ सकते हैं कि बिलीविंग दैट मैन आर नेचुरली स्ट्रॉन्गर एंड मोर मस्कुलर। तो जो मैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो वीमेन होती है उनकी तुलना में बहुत कमज़ोर होती है। थिंकिंग दैट वीमेन शुड बी स्लिम, फेयर एंड ब्यूटिफुल। हमेशा ऐसा माना जाता है कि औरतों को बहुत ज़्यादा स्लिम, पतला होना चाहिए, गोरी होनी चाहिए, और वो बहुत सुंदर होनी चाहिए। एक्सपेक्टिंग गर्ल्स टू हैव लॉन्ग हेयर एंड बॉयज़ टू हैव शॉर्ट हेयर। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई लड़की है तो उसके लंबे बाल हो, और लड़का है तो उसके शॉर्ट बाल हो। तो ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि स्टीरियोटाइप है, जो हमारी थिंकिंग जो है हमें इस तरीके की सोच लाने के लिए मजबूर करता है। दीज स्टीरियोटाइप्स ऑफन इन्फ्लुएंस हाउ पीपल ड्रेस एंड मेंटेन their bodies because they fear judgment if they do not fit the expected physical image. नेक्स्ट है कि पर्सनालिटी कंपोनेंट क्या है? These components include assumption about टेम्परामेंट, इमोशंस एंड नेचर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वेमेन आर बिलीव टू बी केयरिंग, इमोशनल, जेंटल एंड पेशेंट। मतलब औरत है तो उनको केयरिंग होना ज़रूरी है, इमोशनल होनी चाहिए, जेंटल और पेशेंस वाली होनी चाहिए। मैन आर बिलीव टू बी बोल्ड, मैन बोल्ड, एग्रेसिव, रैशनल और लेस इमोशनल होने चाहिए, तब जाके वो मैन माने जाएंगे। और मैन जो है रियल मैन वही होता है जो रोता नहीं है, ठीक है। और लड़कियां कैसी होती हैं? अगर कोई लड़की है तो वो लड़कियों जैसी दिखनी भी चाहिए, मतलब कि वो कोमल हो, नाजुक हो, ठीक है, केयरिंग हो, इमोशनल हो। अगर वो रूड है, ठीक है, वो बॉडी बनाती हैं, तो वो जो लड़कियां हैं वो लड़कियां नहीं मानी जाएंगी। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट्स।
This component is related to what people think men and women are good or bad at, especially intellectually or skill wise. Example के लिए, assuming men are better at mathematics, science and technology. कई बार ये भी स्टीरियोटाइप माना जाता है सोसाइटी में, लोग मानते हैं कि जो आदमी होते हैं वही सिर्फ मैथ्स में, साइंस में और टेक्नोलॉजी में अच्छे होते हैं, वुमेन जो है, लड़कियां जो है वो अच्छी नहीं होती है. थिंकिंग डैट वीमेन आर बेटर एट लैंग्वेज, आर्ट्स एंड सोशल टास्क. ऐसा माना जाता है कि औरतें जो है वो लैंग्वेज हो या आर्ट्स हो या फिर सोशल टास्क हो, उनमें ज़्यादा बेटर होती है. अगला पॉइंट है बिहेवियरल कंपोनेंट. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं. ऐसा माना जाता है कि अगर कोई औरत है तो उसको घर के काम करने चाहिए, जैसे कि कुकिंग का काम हो, क्लीनिंग का काम हो या फिर बच्चों को संभालने का काम हो. और आदमियों को हमेशा मनी कमाना चाहिए. ठीक है, घर में लीडर का जो लीडरशिप जो है वो दिखानी चाहिए. बॉयज़ आर इनक्रेज टू प्ले आउटडोर स्पोर्ट्स. बॉयज़ को बाहर खेलना चाहिए और लड़कियों को इंडोर जो है इंडोर्स गेम को खेलना चाहिए, जैसे कि डॉल के साथ खेलना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्यूपेशनल कंपोनेंट. इसमें क्या आ जाएगा, जैसे टीचिंग, नर्सिंग और रिसेप्शनिस्ट की जो जॉब है वो लड़कियों को मिलने चाहिए. इंजीनियरिंग हो, पुलिस हो, ड्राइविंग हो या पॉलिटिक्स हो, ये मैन के लिए बने हैं सारे काम. तो काम को भी डिवाइड कर दिया गया है. सोशल रोल कंपोनेंट, इसमें हम क्या देखेंगे, विमेन आर एक्सपेक्टेड टू होम मेकर्स इवन इफ दे हैव प्रोफेशनल जॉब्स. या फिर मैन आर एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्टर्स एंड प्रोवाइडर्स. मतलब मैन को हमेशा प्रोटेक्टर होना चाहिए, प्रोवाइडर्स होना चाहिए और औरतों को सिर्फ घरेलू काम तक सीमित होना चाहिए. वेमेन आर एक्सपेक्टेड टू पोलाइट. वेमेन को सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट और कोऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है. और मैन से ऐसा उम्मीद किया जाता है कि वो डोमिनेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो. ठीक है, वो अपनी बीवी पे, अपने घर वाले लोगों पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि वो खुद कमाते हो. नेक्स्ट हम कंक्लूजन को पढ़ते हैं. Gender stereotypes are deeply rooted societal beliefs about how men and women should think, look, behave. ठीक है, तो ये पूरा ये बताता है कि औरतों और आदमियों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, थिंक करना चाहिए और उनको किस तरीके से दिखना चाहिए. तो यही है जेंडर स्टीरियोटाइप. ठीक है, जो कि जेंडर के बेस्ड पर चीज़ों को डिसाइड कर रहा है कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है. आगे हम पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हमारा है डिस्कस थियोरीज ऑफ सेक्स जेंडर रिलेटेड डिफरेंसेस. तो हमें डिफरेंट थियोरीज पढ़नी है इससे रिलेटिव जो भी है. सेक्स एंड जेंडर डिफरेंसेस हैव बीन studied for many years to understand why men and women may behave, think or feel differently. Sex refers to biological difference like chromosomes and hormones, while gender refers to social and cultural expectation. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है कि सेक्स क्या और जेंडर क्या है. सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस को, बायोलॉजिकल अंतर को दिखाता है जो मेल और फीमेल के बीच में है. और जेंडर हमारे कल्चरल और सोशल अंतर को दिखाता है कि हमारे कल्चर ने और सोसाइटी ने हमें किस तरीके से मेल और फीमेल के बीच में अंतर करना सिखाया है. वही है जेंडर हमारा. ठीक है, हम पहला अपना पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं बायोलॉजिकल थियोरीज क्या कहती है. बायोलॉजिकल थियोरीज से दैट डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड women कम फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल थियोरी है तो क्या कहेगी, वो यही कहेगी कि जो डिफरेंसेस है मेल और फीमेल के बीच में वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी का है या फिर बायोलॉजी का है, जैसे कि जीन्स, हार्मोन्स और ब्रेन स्ट्रक्चर. Genetic and hormonal influence. According to this view, hormones such as testosterone या फिर एस्ट्रोजन शेप्स बिहेवियर. फॉर एग्जांपल, तो हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल के अंदर पाया जाता है और एस्ट्रोजन जो कि फीमेल के अंदर पाया जाता है, ये हमारे बायोलॉजिकल हमारे पूरे बॉडी पे इफ़ेक्ट डालता है. हायर टेस्टोस्टेरोन इज लिंक्ड विद एग्रेशन या फिर कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिस्क टास्किंग. और जो एस्ट्रोजन है वो क्या कहलाता है, जो कि फीमेल के अंदर है. और ऑक्सीटोसिन आर ऑफन लिंक्ड विद नर्सिंग एंड बॉन्डिंग. तो इस तरीके से हमारे हार्मोन्स भी जो है वो हमारे मेल और फीमेल के बीच में अंतर दिखाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं. जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहीं ना कहीं एग्रेशन से जुड़ा हुआ है, एक कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कि जो प्रतिस्पर्धा है उसकी भावना से जुड़ा है. और एस्ट्रोजन की बात करें तो वो नर्चरिंग और बॉन्डिंग के बिहेवियर से जुड़ा हुआ है.
These theories argue that because men and women have different hormonal levels, they may naturally behave differently. However, researchers also say that hormones interact with the environment, so they are not the only reason for differences. इस तरीके से वो इनमें अंतर इसलिए पाया जाता है, जो कि अभी हमने पढ़ा बायोलॉजिकल बेसिस के जो बेसिस है उनके उनके आधार पर उनके बीच में क्या है अंतर है। ब्रेन स्ट्रक्चर डिफरेंसेस कैसे हैं? Some biological researchers say that certain brain areas may work differently in males and females. For example, women are sometimes found the process language in both hemisphere, while men show more specialization in one hemisphere. But modern research shows that these brain differences are often very small and that brain are highly flexible. से हम कह सकते हैं कि ब्रेन स्ट्रक्चर्स के डिफरेंसेस की वजह से भी मेल और फीमेल में अंतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम अपना पढ़ते हैं साइको एनालिटिक थियोरी। ये किसने दिया है? सिगमेंट का थियोरी है ये। बिलीव दैट जेंडर डिफरेंसेस डेवलप थ्रू अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस Oedipus complex and Electra complex. According to him, children learn gender roles by identifying with the same-sex parent. Although Fritz's theory is criticized today for lacking scientific evidence, it was important because it highlighted the role of early relationship in the shaping gender identity. तो इस तरीके से जो सेगमेंट का साइको एनालिटिक थियोरी है वो भी बताता है कि किस तरीके से डिफरेंसेस पाए जाते हैं जो कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी होते हैं और इसके कई और रीज़न भी हो सकते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय बंडूरा, ठीक है, सेज दैट चिल्ड्रन लर्न जेंडर डिफरेंसेस बाय ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग या फिर रिसीविंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं जेंडर में अंतर करना? वो अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके उनकी नकल करके सीखते हैं। जैसे गर्ल क्या कर सकती है? अ गर्ल में रिसीव प्रेज फॉर प्लेइंग जेंटल विद डॉल्स, ठीक है, या फिर अ बॉय में रिसीव एनकरेजमेंट फॉर बीइंग बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थियोरी। ये जो है कोलबर्ग की थियोरी है जो बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट जेंडर एंड स्लोली अंडरस्टैंड इट इन द स्टेजेस। तो इन्होंने स्टेजेस में बांट रखा है। जैसे पहला स्टेज आता है जेंडर आइडेंटिटी, जो कि 2 से 3 के एज वाले बच्चों के बीच में आता है। नोइंग इफ़ दे आर बॉय और गर्ल, वो एक दूसरे को जानना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कि वो लड़का है या लड़की है। फिर नेक्स्ट आता है जेंडर स्टेबिलिटी अराउंड एज 4 to 5, अंडरस्टैंडिंग दैट जेंडर सेज द सेम ओवर टाइम। नेक्स्ट है जेंडर कॉन्स्टेंसी अराउंड एज 6 to 7, नोइंग दैट जेंडर डज नॉट चेंज इवन इफ अपीयरेंस चेंजेस। हमारे मतलब सोच चेंज हो सकती है लेकिन जेंडर हमारा चेंज नहीं हो सकता। When children understand their gender, they start to behave in way they believe match that gender. For example, a girl may choose toys and thinking girls. मतलब जब बच्चों को पता चल जाता है कि उनका जेंडर क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो खेलना भी स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई लड़की है उसको ये लगता है कि हाँ मेरा जेंडर गर्ल का है तो वो डॉल के साथ खेलेगी। अगर कोई लड़का है तो वो किसी ऐसे गेम के साथ ऐसा गेम खेलेगा या फिर ऐसे स्पोर्ट्स के साथ खेलेगा जो कि उसको रिप्रेजेंट करे कि वो लड़का है या मेल है। नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर सिग्मा थियोरी। ये क्या कहता है? ये सैंड्रा बेम ने दिया था, जो ये बताता है सेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स मेंटल फ्रेमवर्क कोल्ड जेंडर सिग्मास। मतलब कि जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं फ्रेम करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ अ चाइल्ड बिलीव्स बॉयज़ डोंट क्राई, ही मे स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम एक्सप्रेसिंग इमोशन। मतलब ऐसा माना जाता है, मतलब हम दिखाते हैं अगर बच्चों के सामने कि बच्चों को, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा, अपने इमोशंस को दबाना स्टार्ट कर देगा कि मैं तो लड़का हूँ, मैं क्यों रो के दिखाऊँ। इफ़ गर्ल बिलीव्स मैथ्स इज़ फॉर बॉय, सी में अवॉइड मैथ एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर हम लड़कियों के सामने ये दिखाएंगे कि लड़कियों की बस की नहीं है मैथ्स, तो वो भी ये शो करना स्टार्ट कर देंगी, वो समझना स्टार्ट कर देंगी कि हाँ हमसे तो मैथ्स नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ लड़कों का काम है। सोशल रोल थियोरी क्या बताती है? प्रपोज्ड बाय एलिस ईगली, इन्होंने बताया था, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ वीमेन आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, दे मे डेवलप मोर नर्चरिंग स्किल्स। मैन ऑफन वर्क आउटसाइड द होम एंड मे डेवलप असर्टिव और कॉम्पिटिटिव स्किल। इस तरीके से जिसका जो काम है वो अपनी काम को करता है और उसी में वो अपना स्किल जो है वो ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करने लगता है।
कंक्लूजन को पढ़ते हैं हम। इन समरी जेंडर डिफरेंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो जेंडर डिफरेंसेस हमें बायोलॉजी से भी मिला है और हमने अपने आसपास एनवायरनमेंट से भी सीखा है। बायोलॉजिकल थियरीज हाईलाइट हार्मोन्स एंड ब्रेन डिफरेंसेस बताते हैं, वही वाइल साइकोलॉजिकल एंड सोशल थियरीज हमें क्या बताते हैं, हाउ लर्निंग कल्चर एंड एक्सपेक्टेशंस कि इन चीज़ों ने हमें कैसे शेप दिया है, हमारे जेंडर को कैसे शेप दिया है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन जेंडर डिफरेंसेस इन नॉन वर्बल बिहेवियर। तो ये बताना है हमें, नॉन वर्बल बिहेवियर मीन्स ऑल द वेज पीपल कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग वर्ड्स। दीज इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशंस, आइज कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, टच, पोस्चर एंड फिजिकल डिस्टेंस एंड टोन ऑफ द वॉइस। नॉन बिहेवियर का मतलब ये होता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब कि आप बात तो कर रहे हैं लेकिन आप विदाउट वर्ड्स के कर रहे हैं, आप उसमें वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, आई कांटेक्ट दे रहे हैं, जेस्चर्स करके, टच करके, अपने पोस्चर्स को दिखाकर आप बात करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट मैन एंड वीमेन ऑफन यूज़ नॉन वर्बल बिहेवियर डिफरेंटली। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नॉन वर्बल जो बिहेवियर है वो भी अलग अलग होता है। मेल में किसी और तरीके का होता है और फीमेल में किसी और तरीके का। तो इस तरीके से हमने नॉन वर्बल बिहेवियर को भी जेंडर के बेस्ड पर डिवाइड कर रखा है। पहला हम पढ़ेंगे फेशियल एक्सप्रेशंस। Women usually show their feelings on their face more openly than men। मतलब औरतें ऐसा मानती हैं कि उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उनके चेहरे से ज़्यादा झलकती हैं rather than male। They smile more often, especially in social situations। These does not always mean women are happier। Sometimes they smile to be polite, friendly, or avoid conflict। मतलब औरतें अगर हमेशा हंसती रहें या लड़कियां, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसलिए हंस के दिखाती हैं ताकि वो पोलाइट खुद को दिखा सके, फ्रेंडली दिखा सके और कन्फ्लिक्ट को दूर कर सके। मैन स्माइल लेस बिकॉज सोसाइटी ऑफन एक्सपेक्ट दैम टू अपीयर स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड सीरियस। तो मैन, सोसाइटी ऐसा माना जाता है सोसाइटी में कि मैन को कम हंसना चाहिए ताकि वो अपने आप को सीरियस दिखा सके, स्ट्रॉन्ग दिखा सके और वो दिखा सके कि हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है। Women are also better at reading facial expression। They can notice small changes in someone's face and understand emotions more accurately। नेक्स्ट आता है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, आई कॉन्टैक्ट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल बिहेवियर। आई कॉन्टैक्ट भी एक नॉन वर्बल है। women usually make more eye contact during conversation। they use eye contact to show interest, support, connection। ठीक है, लेकिन मैन की बात करें तो मैन क्या करते हैं, मे यूज़ आई कॉन्टैक्ट डिफरेंटली। मैन मे होल्ड आई कॉन्टैक्ट longer when they want to show power, confident, but they might avoid it emotional situation। इस तरीके से दोनों के आई कांटेक्ट भी जेंडर के अकॉर्डिंग अलग अलग है। नेक्स्ट है जेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट। विमेन ट्रेंड्स टू यूज मोर जेस्चर्स व्हेन दे टॉक। द हैंड्स मूवमेंट आर often more expressive and open। Women also nod their heads more to show their listening and understanding। मतलब औरतें कभी भी बात करती हैं तो जेस्चर्स बहुत ज़्यादा दिखाती हैं, हाथ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा करती हैं, ठीक है, और साथ में मुंडी हिलाती हैं, अगर कोई सामने से बोल रहा है तो बातों को ध्यान से सुनती हैं। और हम मेल की बात करें तो फ्यूअर जेस्चर्स, वो बहुत कम जेस्चर्स देते हैं, वो चीज़ों को सुनते हैं। कीप देयर हैंड्स एंड आर्म्स क्लोजर टू देयर बॉडी। मैन बॉडी मूवमेंट कैन अपीयर मोर कंट्रोल्ड और फर्म। दीज डिफरेंस कम फ्रॉम सोशल एक्सपेक्टेशंस। तो ये सारे जो अंतर आए हैं वो कहाँ से आए हैं, सोसाइटी की वजह से आए हैं। नेक्स्ट है पोस्चर। पोस्चर इज़ द वे पीपल सिट और स्टैंड। मतलब आप इस तरीके से बैठते हैं, खड़े होते हैं, यही आपका पोस्चर है। तो औरतों का तरीका बिल्कुल अलग है और मैन का अलग है। दे मे सिट विद क्रॉस लेग। जो औरतें हैं वो कैसे बैठती हैं, क्रॉस लेग के साथ, their arm close। Man tends to take up more space, sometimes sitting with legs apart or leaning back। This sometimes called expansive posture। तो इस तरीके से दोनों के postures में भी differences हैं। टच की बात करते हैं हम। Women use touch more often is friendly way। ठीक है, they may touch someone's arm or shoulder to show care, comfort or support। Men use touch differently। they may use its sports greeting like handshake। तो औरतें जो हैं वो बहुत ही शोल्डर पे या फिर
इस तरीके से आपको आर्म पे जो है वो टच करते हैं ताकि वो दिखा सके, केयर दिखा सके, कंफर्ट दिखा सके। लेकिन जो मेल है वो हैंडशेक करते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दिखा के वो अपना जो टफनेस है वो दिखाते हैं। इन मैनी कल्चर मैन आर taught to limit gender touch because it is in the seen as the emotional। अगर जो मेल है वो बहुत ही स्लोली टच करते हैं, मतलब आपसे हैंडशेक कर रहे हैं, बहुत ही स्मूथली कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो लड़कियों जैसा बिहेव कर रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंस Physical distance is the amount of space people keep between themselves and others. Women usually stand or sit closer during conversation, especially with other women. This shows trust and closeness. Men often keep more distant because being too close may feel uncomfortable or may be seen as a challenge. Men are also more protective of personal space, especially around strangers. नेक्स्ट है टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस में क्या चाहता है, इवन दो टोन इज़ पार्ट ऑफ स्पीच, इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड नॉन वर्बल। वेमेन यूजुअली यूज़ अ सॉफ्टर एंड मोर इमोशनल टोन। औरतों की स्पीच या फिर पिच जो होती है वो बहुत सॉफ्टर इमोशनल मानी जाती है। देयर वॉइस में राइज एंड फॉल, उनकी आवाज़ में कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो आदमियों की वो डीपर मानी जाती है, काफ़ी गहरी होती है। साउंड फॉर्म लेस इमोशनल और लेस इमोशनल दिखाने की कोशिश करी जाती है। कंक्लूजन में आपको लिखना है, जेंडर डिफरेंसेस इन नॉन वर्बल बिहेवियर आर शेप्ड बाय कल्चर, सोशल एक्सपेक्टेशन। तो ये जो कल्चर नॉन वर्बल बिहेवियर्स जो आए हैं, डिफरेंसेस जो है जेंडर में, वो कल्चर और सोशल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आए हैं। वेमेन ऑफन शो मोर इमोशन, यूज़ मोर आई कॉन्टैक्ट, स्माइल मोर एंड यूज़ टच फॉर कम्फर्ट। उसी के उल्टे जो मैन होते हैं, मैन शो मोर कंट्रोल्ड, एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मोर स्पेस दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से दोनों ही जेंडर में हमने देखा कि नॉन वर्बल जो है वो डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द साइकोलॉजिकल इशू ऑफ LGBT कम्युनिटी। तो LGBT कम्युनिटी के जो सोशल जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है वो हमें डिस्कस करना है। द LGBT कम्युनिटी इंक्लूड्स पीपल हु आइडेंटिफाई एज लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि LGBT कम्युनिटी का मतलब होता है, इसमें हम किन किन लोगों को शामिल करते हैं। लेस्बियन हो सकते हैं, गे हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, इन लोगों को हम LGBT कम्युनिटी कहते हैं। They may also include those who are queer, questioning or non-binary. Even though society is becoming more accepting, many LGBT people still face several psychological and social challenges. तो इनको बहुत सारे challenges का सामना करना पड़ रहा है, जिसको हम समझेंगे। पहला स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ में किया जाता है। One of the biggest psychological issue faced by LGBT people is stigma. Many people still believe in negative stereotype myths about LGBT individuals. Because of these, they may face discrimination in school, workplace, hospitals, even in the public place. Stigma makes LGBT people feel अनवेलकम, अनसेफ, अशेम्ड। तो इस तरीके से इनके लिए लोगों का जो थिंकिंग है वो बहुत ही नेगेटिव होता है। इनको दूसरी नज़र से देखा जाता है, इनको मतलब ऐसा माना जाता है कि जैसे ये इंसान ना हो, ये कहीं किसी और ग्रह से आया हो। तो इन चीज़ों की वजह से इनको बहुत ज़्यादा अपमान का और शोषण का सामना करना पड़ता है। स्कूल हो, वर्क प्लेस हो या फिर हॉस्पिटल या पब्लिक प्लेसेस हो, हर जगह इनको अपमान के नज़रिए से देखा जाता है। फैमिली रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ता है इनको। तो हम देखते हैं कैसे। Family play an important role in emotional support, but many LGBT individuals fear telling their family about their identity because they worry about being judged or rejected. तो कई बार तो ये लोग अपनी फैमिली को अपनी सच्चाई बताने से डरते हैं। इनको लगता है कहीं वो जज करना स्टार्ट ना कर दे या फिर हमें हमारे घर से ही ना निकाल दे। तो इनको लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट मिलता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है कई बार इनके घर पे। इन एक्सट्रीम केसेस बिंग फोर्स्ड टू लीव होम, कई बार तो इनको घर से निकालने तक के लिए बोला जाता है। बुलिंग एंड हैरेसमेंट जैसी चीज़ें इनके साथ पाई जाती है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह इनको बुली किया जाता है, इनको इंसल्ट इनकी करी जाती है, इनको डराया जाता है, टीजिंग किया जाता है और फिजिकल हार्म किया जाता है। तो इनके वजह से इनके अंदर फियर, एंजाइटी, लो सेल्फ स्टीम और पुअर परफॉर्मेंस जैसी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। मेंटल हेल्थ एंड चैलेंजेस क्या क्या है इनके साथ में।
तो इनके साथ में डिप्रेशन का सामना इनको करना पड़ता है, एंजाइटी, स्ट्रेस और लॉनलीनेस में अकेलापन, इन चीज़ों को ये फील करते हैं। इंटरनलाइज्ड होमोफोबिया का भी इनको सामना करना पड़ता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अपने आइडेंटिटी को लेकर बैड फील करना, इनको बैड फील करना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी जो है इनको रिजेक्ट कर देती है। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, इनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम मिलता है, चाहे इनके आसपास की फैमिली हो या इनका ग्रुप मेंबर, इनके फ्रेंड्स हो, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से इनको अपनी कम्युनिटी को छोड़ना पड़ता है। प्रॉब्लम्स इन हेल्थ केयर एक्सेस, इसकी अगर हम बात करें तो इनको अनट्रीटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाता है, हायर हेल्थ रिस्क रहता है, पुअर ओवरऑल वेलबींग रहता है, मतलब कि इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इनको इनसिक्योरिटी फील होता है, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो देखने के लिए मिलते हैं इनके साथ में। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड वर्क प्लेस चैलेंजेस, इनको जॉब जो है वो नहीं दिया जाता, अगर जॉब दी भी जाती तो इनसिक्योरिटी का डर इनको रहता है, इनकी इनकम बहुत कम होती है, वर्क प्लेस पे भी इनके साथ में स्ट्रेस या फिर इनके साथ इनइक्वालिटी का बिहेवियर किया जाता है। आइडेंटिफाई स्ट्रगल एंड कमिंग आउट स्ट्रेस। Next, understanding one's identity is a personal journey. Many LGBT people feel confused, scared and stressed. इस तरीके से हम देखें तो इनकी आइडेंटिटी को लेकर स्ट्रगल है सोसाइटी के अंदर। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, स्केर्ड रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बताएं हम लोगों को या ना बताएं, क्योंकि इनके लिए इनकी आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बना रहता है। कंक्लूजन में आप पूरा दिखा सकते हैं ओवरऑल जो हमने पढ़ा कि फिर इनको बहुत सारे इश्यूज़ जो है उनका सामना करना पड़ता है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर सोशल प्रेशर हो, जिसकी वजह से इनको कई बार अपने घर से ही निकलना पड़ता है। इसके साथ इनके साथ में इमोशनल हेल्थ, रिलेशनशिप्स या फिर एजुकेशन जो है वो भी चैलेंजेस बनी है, और इनके साथ में जो सोसाइटी है वो इक्वालिटी का बिहेवियर नहीं करती है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी आम लोगों की तरह इनको भी मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिलता है। तो आप इस तरीके से लिख के कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।